गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 का है ना। किसका? तो लीनियर इक्वेशन का, सॉरी रियल नंबर का। ठीक, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है हमारा कि संख्या 4n पर हमको विचार करना है। क्या करना है? 4n पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि यहाँ जो n है, ठीक है, n क्या है? एक प्राकृत संख्या। क्या है बच्चों? एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना। क्या है? तो जांच ये करना है हमको कि 4n 4n जो है, ठीक है, ये क्या है? क्या यह शून्य पर समाप्त होगा? ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई संख्या है 4n। क्या क्वेश्चन बच्चों? 4n कोई संख्या है और n क्या है? प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये 4n जो है ये क्या हो? शून्य। इस जो क्वेश्चन कह रहा है शून्य, इसका मतलब क्या है? इस कहने का मतलब हुआ कि ऐसे सपोज कीजिए कि अगर हम 10 है, क्या है 10, इसका पावर 4 किए, ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसका पावर 4 करें तो 10 गुना 10 करेंगे ना। तो ये क्या आएगा हमारा? ये आएगा 10 हजार आएगा ना। तो ये लास्ट शून्य आ गया लास्ट में। तो वही कह रहा है कि क्या 4n में कोई संख्या ऐसा हो सकता है जो क्या हो? शून्य पे समाप्त हो। ये बताना है हमको। तो क्या ऐसा कोई संख्या आपको आता है नज़र जो क्या शून्य पे समाप्त हो? है आपको कोई संख्या ऐसा? तो यही हमको पता करना है, ठीक ना। आइए इस पर बात करते हैं। क्या संख्या कोई संभव है जो शून्य पे समाप्त हो? देखते हैं हम लोग, ठीक ना। देखेंगे कि संख्या शून्य पे समाप्त होता है कि नहीं, ठीक ना। आइए देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि संख्या क्या हमारा शून्य पे समाप्त होता है कि नहीं, ठीक ना। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? पहले ये मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि माना कि क्या लेंगे बच्चों? माना कि, ठीक है, किसी संख्या n के लिए, है ना, किसी संख्या n के लिए, ठीक ना, संख्या 4n, ठीक ना, क्या होगा? शून्य पर समाप्त होगा। तब क्या होगा? जब समाप्त होगा तब क्या होगा? तब वह 5 से क्या होगा? 5 से उसमें क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा बच्चों? 5 से विभाज्य होगा ना बच्चों, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, है ना। 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 आएगा तो क्या होगा? और यह संभव है? यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 4n का बात करते हैं तो 4n में क्या हो? 2 गुना 2 का पावर n होगा, है ना, है, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू n, यानी 2 टू द पावर 2n, है ना जी। क्या होगा? 2 टू द पावर 2n। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक ना। तो अब 2 टू द पावर 2n जो है, ठीक है, तो इसमें क्या आया? इसमें 4 में से 2 ही ना आया। तो इसी को लिख देना है हमको नीचे। क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिख देंगे कि 4n के अभाज्य गुणनखंड में 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है बच्चों? केवल 2 आ रहा है। केवल 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। 2 ही आ रहा है ना, है? आ रहा है क्या? 2 आ रहा है ना। तो हमारा जो क्या है अंकगणित का, क्या बच्चों? अंकगणित की आधारभूत क्या कहता है? पिछले क्लास में चर्चा किए थे इस पर कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की क्या है? अद्वितीयता। क्या है? प्रमेय की अद्वितीयता। ये क्या बताती है? ठीक है, हमें बताती है, हमें
बताती है कि क्या बताती है कि 4n के गुणनखंडन में दो के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, नहीं है, ठीक ना। इसलिए क्या होगा, 4n जो है अंक शून्य पर समाप्त, क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर हम आए अगला क्वेश्चन लेके आपके लिए। एनसीईआरटी उदाहरण 9 है, ठीक ना। इससे पहले जो बताए थे क्वेश्चन हम, वो क्या था हमारा उदाहरण था क्या, वो उदाहरण 5 था, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग उदाहरण 9 पे। ओके चलिए, उदाहरण 9 में क्या है कि हमको √3 एक अपरिमेय संख्या साबित करना है। क्या करना है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना कि पहला काम ये माना कि √3 एक परिमेय संख्या। क्या करेंगे बच्चों, √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए, ठीक है ना बच्चों। अब √3 परिमेय संख्या मान लिया, इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए जब परिमेय हो गया तो दो पूर्णांक क्या होगा बच्चों, दो पूर्णांक ए और बी, यहाँ हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं, ए और बी जहाँ दोनों क्या हो 0 बराबर नहीं हो लेंगे, यानी कि क्या हो गया, √3 बराबर ए बाई बी। क्या हो गया, √3 बराबर ए बाई बी। यहाँ ए और बी क्या हो गया, ये जो हमारा ए और बी है, यहाँ ए बी क्या है, ए बी में क्या होगा, एक के अलावा क्या होगा, ए बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसको हम गुना कर लेंगे, √3 बाय ए इक्वल टू ए बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, b √3 इज इक्वल टू ए हो गया। क्या हो गया, b √3 ए हो गया। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ जब वर्क करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b √3 का वर्ग प्लस a का वर्ग, ठीक ना। तो क्या हो गया, b स्क्वायर 3 इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है हम लोग को कि इसको हम लोग जिससे कि सपोज इसको साइड में अगर लिख रहे हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 3 होगा ना। हाँ, तो a स्क्वायर बाय 3 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 जो है, 3 वो क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित करेगा ना जी। तो जब 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 क्या करेगा, तो 3 a को भी विभाजित करेगा ना। किस नियम से, ये हमारा किस नियम से करेगा, ये आपका क्या कहता है, ये प्रमेय है ना, एक प्रमेय जो क्या कहता है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p किसको करेगा, a को भी विभाजित करेगा, है ना। तो उसी आधार पे क्या हो गया, ये हमारा 3 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, a को 3 मान लेंगे, ठीक है। a इक्वल टू 3c का मान देंगे, ठीक है ना। क्या देंगे, इक्वल टू 3c का मान। जब a इक्वल टू 3c का मान देंगे, ठीक ना, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है। यहाँ हम a की जगह क्या देंगे, 3c देंगे तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा ना। 9c मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय 3, यानी कैंसिल हो गया। तो b स्क्वायर क्या हो गया, 3c स्क्वायर, ठीक है। अब जब b 3c स्क्वायर हो गया, मतलब क्या हो गया कि b स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू c। वही चीज़ यहाँ भी लागू करेंगे हम लोग कि b स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, ठीक ना। क्या करेगा,
3 विभाजित करेगा तो b को भी 3 करेगा तो b को भी 3 विभाजित करेगा, है ना। b को भी 3 क्या करेगा बच्चों, विभाजित करेगा, ठीक ना। तो यहाँ क्या हो गया, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्या आ गया, a और b में क्या आ गया, a और b में 3 आ गया ना, 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना, 3 एक क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक ना। तो ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, यह विरोधाभास हुआ, क्या हुआ, यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी क्या हुआ, हमारी गलत कल्पना कारण हुआ ना जी, गलत कल्पना के कारण हुआ, हुआ ना। क्या गलत किए थे हम लोग √3 को क्या किए थे कि √3 एक परिमेय संख्या है ना, इसलिए हुआ ना, है, इसलिए √3 एक क्या हो गया, √3 एक अपरिमेय से क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना बच्चों, हो गया, देख लेंगे बड़े यहाँ से हम लोग, ठीक है। ये आ गया √3 b, दे रहा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट हो तो बताइएगा, ठीक ना बच्चों। देखिए, है ना, ध्यान से देखिएगा, चलिए ओके बच्चों। ये है क्या है, उदाहरण है, कितना उदाहरण है, ये उदाहरण नहीं है, ये हमारा क्या है, प्रमेय है, ठीक ना। प्रमेय क्या है, 1.4 क्या है ये, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग क्या मानेंगे, ये प्रमेय है, ठीक है, इसको हम लोग साबित करते हैं। देखिए, तो क्या करते हैं, इसके लिए मान लेंगे इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यह मान लेते हैं कि √2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। क्या मान लिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 को परिमेय संख्या मान लिए तो क्या करते हैं, इसके लिए दो पूर्णांक क्या लेंगे हम लोग, p और q ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जो क्या हो, p/q बराबर क्या हो, √2 हो, क्या हो, p/q बराबर √2, जहाँ q क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, ठीक ना। जिसमें कि p और q का क्या होगा, p और q का एक के अलावा कोई भी एक, हो गया ना, इतना दूर देख लीजिए अच्छे से इसको, ये हमारा परिमेय है, ठीक ना। प्रमेय इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमेय 1.4 है, ठीक ना, एनसीईआरटी में, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके विपरीत क्या मान लिए हम कि यह एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या माने तो इसके दो पूर्णांक लिए हम लोग p और q, ठीक है, जो क्या हो गया, p/q = √2, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और इसमें जो p और q लिखे हुए हैं हम, तो p और q का क्या होगा, एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। तब क्या करेंगे हम लोग, तो जो हम p/q = √2 लिखे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दोनों का वर्ग कर देंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, क्या करें, दोनों का, तो दोनों जो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो गया, एकदम बहुत आसान है, थोड़ा सा केयर करना है, तो क्या हो जाएगा, p²/q² बराबर 2 हो गया ना। तो हमारा क्या हो गया, ये 2q² बराबर हो गया, ये p² हो गया ना, क्या हो गया, 2q² बराबर क्या हो गया, p², ठीक ना।
तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रमेय है। इससे पहले 1.4 से पहले क्या प्रमेय 1.3, ठीक ना। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई संख्या अगर 2 पी स्क्वायर को, ठीक ना, विभाजित करता है, विभाजित करेगा, तो क्या होगा, यह पी को भी क्या होगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना जी। तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, इसके बाद जो क्यू स्क्वायर है मेरे पास, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इसको कि ये, ठीक है, देखिए तो ये 2q बराबर पी स्क्वायर हो गया और क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय 2। इसको ये हम आपको दिखा दिए। ओ देखिए हिल गया ये, देखिए, ठीक ना, सही कर दीजिए इसको। चलिए, क्या था, पी और क्यू था ना बच्चों, जहाँ की हम क्या लिखे थे, 2p बराबर क्यू स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम, q बराबर मान लेंगे हम 2c। क्या मान लेंगे, q बराबर 2c मान लेंगे। ठीक है, 2c मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। तो 2p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4c स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये 4c बाय 2। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2c स्क्वायर। यानी कि फिर वही चीज़ p स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। फिर वही बात यहाँ भी होगा। देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक ना। पुनः वही चीज़ को हम फिर दोबारा रिपीट कर दिए हैं मान के। ठीक है, यहाँ भी वही काम कि यहाँ पी स्क्वायर को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक ना, विभाजित करता है, तब पी को भी 2 विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये कब हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, क्यों हुआ, जहाँ क्या, यहाँ क्या हो गया, जहाँ पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड 2 हो गया ना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह हमारा क्या है, यह हमारा विरोधाभास है। क्या, विरोधाभास है, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना। चलिए, आइए इसी में हम लोग एक बात चर्चा किए थे। हम क्या चर्चा किए थे कि प्रमेय 1.3 का चर्चा किए थे हम, प्रमेय 1.3, है ना। क्या चर्चा किए थे हम, ये प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय 1.3 कहता है कि अगर P क्या है, P एक अभाज्य संख्या है। P क्या बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। तो यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक ना, तो P a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा।
जहाँ क्या होगा, जहाँ ए क्या होगा बच्चों, जहाँ ए कोई धनात्मक, जहाँ ए कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक ना, है ना बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें? ये हमारा क्या कहता है, ये एक प्रमेय हो गया। ठीक ना, कि अगर p एक अभाज्य संख्या है और p a इसको विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ क्या है, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक ना, चलिए इसी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, √3 तो सॉल्व कर दिए हम। एक और उदाहरण है, क्या है इसी में, क्या है उदाहरण हमारा, क्या 5 माइनस √3, 5 माइनस √3, सॉरी उदाहरण का कितना है, उदाहरण 10 है। क्या है उदाहरण 10? चलिए उदाहरण 10 पे आते हैं हम लोग। उदाहरण 10 क्या है हमारा, कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये साबित करना है, अपरिमेय संख्या है। तो वही काम करेंगे, मान लेंगे, माना कि 5 माइनस √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या मान लिए, 5 माइनस परिमेय संख्या मान लिए। जब परिमेय संख्या मान लिए इसको, तो वही काम, ठीक है, कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या लेते हैं। ठीक है, जहाँ एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। ठीक ना, क्लियर, ये हो गया। आइए इसको हम लोग इरेज कर दें। चलिए यहाँ क्या है, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं था। ठीक ना, आइए देखते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या हो गया, a/b हो गया ना। तो ये क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको अरेंज कर लेंगे। तो 5 माइनस a/b इक्वल √3 हो गया ना बच्चों। अरेंज कर लिए इसको हम लोग। तो इस अरेंज में फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग √3 इक्वल टू 5 माइनस a/b, क्या, तो इसमें क्या हो गया कि ए और बी क्या है, ए और बी जो लिए हम लोग, क्या है वो, ए और बी पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। इस जब ए और बी पूर्णांक होगा और चूंकि माइनस में है 5 माइनस a/b, तो इसलिए क्या हो गया, 5 माइनस a/b क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात क्या, इसलिए तो √3 के बराबर है। तो √3 भी क्या हो गया, √3 भी एक परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसमें क्या है, इसमें इस बात का विरोधाभास होता है। क्या होता है, विरोधाभास, मतलब गलत कल्पना, विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट यहाँ 5 क्या है, देखिए यहाँ 5 माइनस √3। ठीक ना, चलिए तो यहाँ क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, इसलिए 5 माइनस √3 क्या है, अब इसलिए क्या हो गया, 5 माइनस √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ठीक ना, चलिए ठीक। अब बात करेंगे हम लोग उदाहरण 7 पे। ठीक ना, यहाँ दिखाना है कि √3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, सब में ही काम करना है हमको। पहले मान लेना है क्या, कि
3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। जब ये एक परिमेय संख्या हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ हम ए और बी दो ऐसी सह अभाज्य संख्या लेंगे जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो 3√2 इक्वल टू a/b हो गया ना। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले इसको परिमेय संख्या मान लेना है, फिर अपने मन से कोई दो संख्या ले लेना है जो सहभाज्य होगा, जिसमें क्या होगा, एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका एनसीईआरटी परिमेय संख्या का उदाहरण क्वेश्चन 7 है, ठीक है बच्चों। जब हम ये प्राप्त कर लिए a/b तो अब क्या होगा, तो √2 इक्वल क्या हो जाएगा, a/3b हो गया, a/3b हो गया। अब यहाँ क्या हो गया कि a और b में एक गुणनखंड आ गया आपका 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ 3 a और b क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, इसलिए √2 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था कि क्या हमारा 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया ना। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है क्या। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, चैप्टर पे चलेंगे। अब इसी में चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो वो सॉल्व करेंगे, पहले ये देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, देखिए। चलिए ठीक है, ये 1.3 क्लास 10 का रियल नंबर का टॉपिक है, ये वास्तविक संख्या। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक ना। तो क्या करें इसके लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बच्चों माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या मान लेंगे, √5 परिमेय संख्या मान लिए। इसके बाद इसलिए शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं, तो क्या √5 इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, x/y। हमारा xy क्या होगा, xy क्या होगा, तो xy हमारा सह अभाज्य, जिसको को प्राइम बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है, y 0 नहीं होगा, और दोनों का क्या होगा, दोनों का एक के अलावा कोई और गुणनखंड, ठीक ना। क्या, एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, अब जो √5, तो दोनों का वर्ग कर देंगे हम लोग, दोनों का वर्ग करेंगे
तो क्या होगा, √5² इक्वल टू x/y²। तो क्या होगा, 5 इक्वल टू x²/y², यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5y² इक्वल टू x² हो जाएगा। 5y² इक्वल टू x², ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ जो x² 5 से विभाज्य होगा, है ना बच्चों, विभाज्य होगा, तब x 5 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। x क्या होगा, 5 से भी विभाज्य होगा। क्यों, ये हमारा पिछले चर्चा के इस पे प्रमेय में हम कि एक रूल है, ये नियम है कि अगर कोई संख्या जो है कोई संख्या कोई संख्या का अगर वर्ग है वो अगर दूसरी संख्या से कट रहा है तो उसका जो है जो वर्ग नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 का वर्ग 25 है, 25 अगर 5 से कटेगा तो 5 भी क्या होगा, 5 से कटेगा। ठीक ना, ओके। आइए आगे देखते हैं। इक्वेशन 1 था हमारा वो। अब नेक्स्ट क्या है, हम क्या करेंगे, हम लोग x इक्वल टू क्या करेंगे, 5k मान लेंगे। ठीक ना, ओके, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। और अब हमारा जो इक्वेशन 1 था 5² इक्वल टू x², तो हम क्या करेंगे, 5k की जगह x की जगह 5 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो क्या हो गया, 5y² इक्वल टू 25k², है ना। फिर यहाँ वही बात हो गया कि y² इक्वल टू 25k²/5, 5 जा, यानी कि y इक्वल टू 5k²। यहाँ भी वही चीज़ होगा, क्या होगा कि 5 y² को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, तो तब 5 y को भी विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करेगा। ठीक, जब 5 y को विभाजित करेगा तो इससे क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम गलत क्या होता, हम हमारी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए हम लोग आगे आते हैं, इसको देख लीजिए। इसी में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 + 2√5 को साबित करना है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। वही काम करेंगे, मान लेंगे हम लोग, माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, बहुत आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 + 2√5 बराबर क्या लेंगे हम लोग, a/b मान लेंगे। ठीक ना, तो a/b मान लिए तो क्या हो गया, a/b नोन है कि क्या है, 2 सहभाज्य संख्या होगा जिसका कि एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, जो पिछले में लिखे थे हम लोग, है ना। और हमारा b क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2√5 इक्वल टू a/b -3 कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। जब अरेंज करेंगे फिर क्या करेंगे, √5 इक्वल टू 1/2 इंटू a/b -3 करेंगे, है ना। अब क्या है, चूँकि यहाँ क्या हो गया, ये सारा नंबर जो है देखिएगा अरेंज किए, यहाँ क्या हो गया, 1/2 इंटू a-b/3 क्या हो गया हमारा, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। ये सिंपल नंबर तो जब a/b क्या था, सहभाज्य था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया, जब 2 इसका गुणनखंड हो गया तो क्या हो गया, ये ऑलरेडी हो गया परिमेय संख्या। हम क्या बोले थे कि a और b क्या है, सहभाज्य, यानी कि इसका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ देखिए कि 2 ला दिए तो क्या हो गया, ये 2 इसका गुणनखंड हो गया ना, तो परिमेय संख्या हो गया। जब ये परिमेय हुआ तो इसके √5 के बराबर है, जो √5 के बराबर है तो क्या हो गया, √5 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग अपरिमेय का रूल पढ़े हैं कि जब भी कोई नंबर जो है अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई होता है ना, कोई नंबर अपरिमेय संख्या से
मल्टीप्लाई होगा उसमें हम परिमेय जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, परिमेय ही कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो, थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, इसको साबित करना है क्या है, ये परिमेय संख्या है, किंतु वही काम करना है। यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या मान लिया इसको। 1/√2 जब परिमेय हो गया तो क्या हो गया, 1/√2 इक्वल टू हम क्या मानेंगे, a/b मान लेंगे। वही चीज़ a/b क्या हो गया, इसका सहभाज्य नहीं है, तो ये √2 इक्वल टू बी हो गया, √2 इक्वल टू बी हो गया ना, √2 इक्वल टू बी हो गया। तो फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि √2 बराबर a/b कर सकते हैं, b/a कर सकते हैं, है कि नहीं। b/a कर लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, b/a कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या। लेकिन अब चूंकि क्या है कि हमारा a/b क्या है, a/b ये पूर्णांक मान है, पूर्णांक सहभाज्य है ना, और इसका गुणनखंड यहाँ √2 हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, तब यह जाएगा क्या, यह क्या हो जाएगा, यह परिमेय हो जाएगा, यह परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह गलत अवधारणा माने कि हम एक परिमेय है, इसलिए क्या है 1/√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक ना, चलिए आगे बात करें। चलिए देखिए, हम लोग अभी तक क्या बात किए हैं, जितने क्वेश्चन बात किए हैं तो क्या क्या है हमारा, तो हमारा 1.1, 1.2, 1.3 का 3 नंबर का 1 3 तक बात किए हैं। ठीक ना, इतना क्वेश्चन बात चर्चा किए हम लोग। ठीक है, और आपको इसमें क्या क्या बता दिए हम, परिमेय संख्या के बारे में बताए हैं, परिमेय संख्या है ना, और इसी का उल्टा परिमेय संख्या, समझ गए ना, इस तरह का संख्या बताए हैं आपको हम, इसी पर जो क्वेश्चन बेस्ड वो बताए हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत होगा अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन में, तो हमको आप बात कीजिएगा। ठीक ना, आपके हम सारे समस्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार समस्या होगा तो हमसे आप बेहिचक बात कर सकते हैं। ओके ओके।